फुर्सत की सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्साहित हूं आज क्योंकि आपको बहुत सारी मजेदार रिकमेंडेशंस देने वाला हूं। पहली रिकमेंडेशन भोजन से जुड़ी हुई है। आप इस हफ्ते का आर्वम जरूर देखें, दक्षिण भारतीय राज्यों पर केंद्रित हमारा शो। उसमें हमारी वापसी हुई है और वापसी की वजह भोजन है। नाना प्रकार के चिप्स चखे गए हैं, बाकी डिटेल आपको आर्वम में मिलेंगे। वैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और भोजन के शौकीन हैं तो एक रेस्टोरेंट जो मैंने खोजा है, बड़ा अद्भुत है। वहाँ का खाना भारतीय खाना है पर ट्विस्ट के साथ है और देसीपन को बड़े ठसक के साथ बरकरार रखा गया है। ये एरो सिटी पड़ता है दिल्ली में, एयरपोर्ट के पास एरिया। वहाँ पर कैफ़े मॉनसून है। अपने राम परिवार के साथ वहाँ पर गए थे, हचक के भोजन खाया और मतलब बाजरे का चीला और राम जाने क्या क्या मौज ही आ गई थी। मतलब कैफ़े लोटा की याद आ गई थी। तो ये तो हमारी भोजन की रिकमेंडेशन है और भोजन में कुछ और रिकमेंडेशंस जुड़ेंगी जब मैं शनिवार को हम लोगों की पत्रकार मित्र हैं, सीनियर हैं ऋचा अनिरुद्ध, उनके यहाँ गणपति स्थापित हुए हैं, वहाँ पर जाएंगे। संध्या आरती होगी, संगीत की बैठक होगी और फिर भोजन होगा। तो उसके बाद कुछ और ब्यौरे जोड़े जाएंगे कि क्या क्या खाकर आए। अब हमने ये तय कर लिया कि फुर्सत की सलाह में भोजन पे तसल्ली से बातचीत ज़रूर होगी। और हमको एक विद्वान व्यक्ति ने बताया, हमारे घर में आए थे भोजन पर चर्चा के दौरान, कि सुबह सुबह उठ के किस किस तरह का पानी पीना चाहिए। रात भर का भीगा हुआ अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, नारियल पानी तो खैर है ही। अगर किसी को ख़ास तौर पर पेट में एसिडिटी वगैरह की दिक्कत रहती है तो नारियल पानी बहुत लाभकर होता है। ये भोजन की रिकमेंडेशंस हो गई। अब देखने की बारी, फिर किताबों पे आऊँगा। एक तो नेटफ्लिक्स पर मैंने डेली क्राइम देखा सीज़न 2 और वो बहुत बढ़िया है, टाइट ग्रिप्ड है। और शेफाली शाह और तेलंग भाई और रसिका दुग्गल, बहुत कास्टिंग इतनी ज़बरदस्त है ना, और स्टोरी बिल्कुल फास्ट पेस रहती है, आपको बांध के रखती है। और उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको अचानक से लगे कि अरे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो गया, इसका मतलब आप बहुत डूबे हुए हैं कहानी में। और जो हर बड़ी कला के साथ एक अनिवार्य शर्त है कि उसको देखने बीतने के बाद भी वो कुछ आपके अंदर बची रहे। तो ये जो नोटिफाइड ट्राइब्स हैं और इन सब से जुड़ा जो मामला है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। दूसरा, हमारे मित्र हैं अमित सियाल, मुझे वो मीम याद आ गया, फेसबुक पे किसी पेज ने डाला था, हाँ आईएमसी का एक पेज है, उसने नोबडी एंड देन सौरभ द्विवेदी। हमारे एक मित्र हैं जो आईपीएस हैं, या हमारे एक मित्र हैं जो एक्टर हैं। खैर, हमारे मित्र हैं अमित सियाल, बहुत कमाल के एक्टर हैं। हम लोगों का एक साझा कानपुर कनेक्शन है। उनकी 2 वेब सीरीज़ हैं जो धमाल मचाने के मोड में। एक तो महारानी 2 है जिसमें वो हुमा कुरैशी के अपोजिट हैं, और जामताड़ा का भी अगला सीज़न अनाउंस हो गया है, उसका ट्रेलर आ गया, उसमें भी वो नज़र आ रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि ललन टॉप अड्डे के लिए अमित सियाल जल्दी आए भी। और महारानी, चूँकि सुभाष कपूर की जो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है, फंस गए रे ओबामा से जो शुरू हुई, फिर जॉली एलएलबी वाली फ्रेंचाइजी, मुझे पसंद है वो। और इंडस्ट्री की भाषा में कहें तो उन्होंने वो ड्रामा वाला फैक्टर क्रैक कर लिया है। तो महारानी 2 को भी देखा जाएगा, ऐसा इरादा है। जामताड़ा, दिल्ली क्राइम, महारानी 2, ये सब हो गया। अच्छा, देखने की बारी आई है तो जिन लोगों की राजनीति में दिलचस्पी है वो इस बार का गेस्ट इन द न्यूज़ रूम ज़रूर देखें, क्योंकि इस बार के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में जो पुलिस अधिकारी आए हैं रिटायर्ड, उन्होंने विस्तार से बताया कि 2013 की रैली में जब नरेंद्र मोदी संबोधन के लिए पहुंचे थे तो उनके पहुंचने के कुछ ही घंटे पहले कैसे आतंकवादियों की एक स्लीपर सेल पहुंची थी, उन्होंने कैसे धमाके प्लान किए थे, कैसे रैली स्थल गांधी मैदान में बॉम्ब प्लांट किए थे, क्यों पुलिस आश्वस्त थी कि कितने भी बम फटे हम नरेंद्र मोदी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, वो डी एरिया की सिक्योरिटी को लेकर इतने श्योर कैसे थे, और रेलवे स्टेशन के कमरों में, पेशाब घरों में कैसे बम फटे, कैसे आतंकवादी पकड़े गए, कैसे वो पूरी साजिश बेनकाब हुई, इसके बारे में विस्तार से बात है। उसके बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद एफआईआर कैसे लिखी जाए, उनकी डेड बॉडी कहाँ पर जाएगी, रणवीर सेना एक प्रतिबंधित सेना, उसके वो मुखिया रहे, उस पर, और उसके बाद पटना में जो बवाल होता है, ऐसे कई किस्से कि लालू यादव कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री और एसपी को जलील किया जाए, इसलिए मंत्री मंच पर बैठे बैठे कुर्ते की जेब से कैंची निकालता है और तार काट देता है। सुपर 30 का एक सत्य भी सामने आएगा,
क्योंकि ये जो पुलिस अधिकारी हैं रिटायर्ड अभयानंद, जो बिहार के डीजीपी भी रहे, ये भी सुपर 30 से जुड़े हुए थे। तो एक सत्य वो है जो हमें आनंद कुमार ने बताया और हमने फिल्म में देखा, दूसरा सत्य है जो अभयानंद ने बताया। ये सब चीज़ें आपको गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में मिलेंगी इस बार के एपिसोड में, जहाँ पर अभयानंद अपनी नई किताब के साथ आ रहे हैं। तो इट्स लाइक अ कॉकटेल ऑफ किताब वाला एंड गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपकी रीडिंग लिस्ट के लिए रेकमेंड करूँगा। अब सुनने की अगर बात है तो एक मेरे गांव आओ करके सीरीज़ कर रहे हैं म्यूज़िक की, राहगीर। आप लोग राहगीर को किताब वाला में देख चुके हैं। कमाल के गीतकार हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही वाद्य यंत्र बजाते हैं, खुद ही गाते हैं। राहगीर से हमारी दोस्ती हो गई है। उनका इतवार के रोज़ दिल्ली में कॉन्सर्ट है। अगर आप में से किसी की दिलचस्पी हो तो आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर देख सकते हैं। हमारा तो इरादा है जाने का एकदम, इतवार की शाम संगीत के नाम और शनिवार की शाम ठहाकों के नाम। तो जब हम गणपति पूजा से मुक्त होंगे तो उसके बाद आकाश गुप्ता हमारे मित्र हैं, कमाल के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनके दिल्ली में शो चल रहे हैं। तो शनिवार को देखी जाएगी स्टैंड अप कॉमेडी, इतवार को देखा जाएगा म्यूज़िक कॉन्सर्ट, भोजन भी बीच बीच में किया ही जाएगा, मोदक तो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा। अरे मैं दिखाना भूल गया, ज़रा अलग से फ़ोटो लगा दीजिएगा। मेरी मेज़ पे रखी हैं, मकबूल फ़िदा हुसैन ने गणपति के बहुत सारे स्केच बनाए भगवान के, और मैं पिछले दिनों एक संस्थान में गया था, मैंने वहाँ उनकी तस्वीर देखी तो जिज्ञासा भी हुई और लोभ भी हुआ। तो वहाँ के जो प्रबंधक हैं उन्होंने फिर हमारे लिए भी उसकी कॉपीज़ भिजवाई हैं। बहुत खूबसूरत गणपति स्केच हैं ये, आप लोग देखिए, आप एडिट करके स्क्रीन पे लगा दीजिएगा, ठीक है भाई। तो ये तो सब देखने की बात हो गई, सुनने की बात हो गई। एक हमने और फिल्म देखी, अभी रिलीज़ होने वाली है वो फिल्म, उसके जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने कृपापूर्वक हमको पहले ही भेज दी। मनीष मुंदड़ा, ये बड़े प्रख्यात प्रोड्यूसर हैं, दृश्यम समेत कई फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। और दृश्यम प्रोडक्शन हाउस का नाम है शायद इनकी, ज़रा चेक करिए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इनकी फिल्म आ रही है बतौर डायरेक्टर, जिसमें पूजा पांडे और विनीत सिंह लीड रोल में हैं, सिया के नाम से। इसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। बहुत हॉन्टिंग फिल्म है ये फिल्म। इस देश के सभी लड़कियों के स्कूल में ज़रूर दिखाई जानी चाहिए ताकि वो अपने हिस्से की हिम्मत जुटा सकें, और सभी पुलिस थानों में भी ज़रूर दिखाई जानी चाहिए। झकझोर देती है फिल्म। आई स्ट्रांगली रेकमेंड, जब भी ये फिल्म रिलीज़ हो आप लोग ज़रूर देखें जी। दृश्यम फिल्म्स के नाम से है ना मनीष मुंदड़ा का? अच्छा, पर जो दृश्यम फिल्म है वो उनकी नहीं, उनका दृश्यम फिल्म्स है। आंखों देखी बनाई है शायद उन्होंने, ऐसी जरा देखो कौन कौन सी फिल्में बनाई मनीष भाई ने। आंखों देखी, न्यूटन है, आधार, सब बहुत ही अच्छी चर्चित फिल्में बनाई हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि फिर अगली बार भूल सुधार करना पड़े, इसलिए अभी लाइव ही चेक कर लेते हैं। अब किताबों पर आते हैं। शशांक मणि बड़ी कॉरपोरेट नौकरी करते हैं, IIT से पढ़े हुए हैं। ये एक जागृति यात्रा निकालते हैं, ट्रेन में नौजवान तबीयत के लोगों को ले जाते हैं, भारत की यात्रा निकालते हैं। उसके बाद देवरिया, जहाँ के ये रहने वाले हैं, इनके पिताजी फौज में बड़े अफसर रहे, फिर वहाँ से सांसद भी रहे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो वहाँ पर देवरिया में एक बड़ा ये केंद्र भी बना रहे हैं, उद्यमिता से जुड़ा हुआ, कार्यशीलता से जुड़ा हुआ केंद्र। इन्होंने अपने यात्रा के अनुभव और ये रेल यात्रा का विचार कैसे, जब भारत ने आज़ादी के 50 साल की सालगिरह बनाई तब शुरू हुआ, जागृति यात्रा का अनुभव, उसमें कौन कौन से लोग जुड़े, क्या क्या तजुर्बे रहे पूरी रेल यात्रा के, उसके बारे में लिखा है। ये किताब मैंने पढ़ी है और इस किताब पर कार्यक्रम भी है, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। अब सब सामने सामने बात होनी चाहिए भाई लोगों, कोई पर्देदारी नहीं। ये कार्यक्रम है 4 सितंबर को ही है, ये भी इतवार के रोज़ कार्यक्रम है। तो 4 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इस किताब का विमोचन समारोह है और अपन भी वहाँ रहेंगे। हमने किताब पढ़ी भी है और शशांक जी चाहते थे कि हम इस पर चर्चा करें। लल्लन टॉप एक बार मीडिया पार्टनर भी रहा था जागृति यात्रा का, हमारे साथी सुमित गए थे। तो आई रिकमेंड दिस बुक, ये गरुड़ प्रकाशन से आई है। दूसरी किताब, कई कई किताबें ऐसी होती हैं ना जिनको रखने का मन नहीं करता, आप उठाने के लिए पढ़ो, और आपको अगर मैं दिखा सकूं
कितना पेंसिल से ये मार्क हो रखी है, कितने पन्ने पढ़ रखे मुड़ रखे हैं। कच्छ कथा, साझे अतीत की तलाश का सफ़रनामा, ये सार्थक प्रकाशन से किताब आई है। अभिषेक श्रीवास्तव हैं, पत्रकार हैं, अनुवादक भी हैं। उनकी ये पहली मुकम्मल किताब है। वो कच्छ और उसके आसपास के इलाकों में बार बार गए और बहुत ही ये कई वजहों से ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। पत्रकारिता के साहित्य के विद्यार्थी इसलिए पढ़ें कि प्रवाहमान गद्य कैसे लिखा जाता है और उसमें भाषा का कैसे इस्तेमाल होता है, रोचकता बनाए रखते हुए भी किस तरह से गूढ़ बातें, दार्शनिक बातें, विडंबना से भरी बातें सब कह दी जाती हैं, है ना। दर्शन भी उसमें गुथा हुआ है और आख्यान है। किस तरीके से लोक उक्तियों को, इतिहास को, रेफरेंसेस को, वर्तमान को, बयानों को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऐसा अद्भुत सफ़र है। इसमें तस्वीरें भी खूब हैं और चूंकि 2017 में गुजरात चुनाव की कवरेज के क्रम में मैं इनमें से कुछ इलाकों में गया भी था, इसलिए भी अतिरिक्त रुचि थी। आप में से जो नहीं भी गए हैं वो भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। सुंदर गद्य की दृष्टि से भी, विचारोत्तेजक गद्य की दृष्टि से कि देखने के बाद आपको बहुत सारी उत्सुकताएं हों, बहुत सारी भ्रांतियां दूर हों, उस हिसाब से भी, और जो यात्री किस्म के लोग हैं उनको भी दृष्टि मिले उस हिसाब से भी। सो आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक और हम कोशिश करेंगे कि इस पे किताब वाला भी करें। तीसरी किताब, ये हमारे दाजू कुमाऊनी में बड़े भाई को कहते हैं, अशोक पांडे जी हैं। बहुत कमाल के लेखक और अनुवादक हैं। उनकी किताबें बब्बन कार्बोनेट, उनकी कहानियों का संग्रह, उनका उपन्यास लपू झन्ना बड़ा मकबूल हुआ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो खोज कर पढ़िए। अर्विंग स्टोन ने विंसेंट वैन गॉग पे ये बायोग्राफी लिखी थी लस्ट फॉर लाइफ के नाम से, उसका अशोक पांडे जी ने अनुवाद किया है। ये संभावना प्रकाशन से छपा है। अब आप पूछ सकते हैं कि साहब मैं ये किताब क्यों पढूं, मुझे तो कुछ पेंटिंग्स के बारे में पता है, वैन गॉग की वगैरह। आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक बड़े रोचक उपन्यास में दाखिल हो रहे हैं और मैं इसलिए इस किताब को रेकमेंड करूँगा क्योंकि अगेन जो पत्रकारिता के या साहित्य के विद्यार्थी हैं या जो पाठक हैं, हम सबकी एक जो शिकायत और चिंता रहती है कि जब एक भाषा में लिखी गई कृति को हम दूसरी भाषा में लाएं तो उसका सरकारी मक्खी पे मक्खी वाला अनुवाद करें या ऐसा अनुवाद हो कि आपको लिखे लगे कि ये असल में ये हिंदी भाषा में ही या जिस भाषा में आप पढ़ रहे हैं उसी भाषा में किताब लिखी गई। बेहद दिलचस्प ढंग से इसका अनुवाद किया है अशोक पांडे ने। और जिस लेजेंड के बारे में ये किताब है उनके बारे में तो मैं कुछ कहने के लायक हूँ ही नहीं। एक प्रसंग है जिसमें मैंने पन्ना मोड़ रखा है। ये दो कलाकारों की बातचीत है, लॉथरेक की और गॉग की, विंसेंट की, जो एक कॉमन स्टूडियो में मिलते हैं, है ना। और फिर वो वहाँ से उठते हैं तो एक आदमी नोटिस करता है कि दूसरे आदमी के पाँव खराब हैं। फिर वो आदमी जिसके पाँव खराब हैं वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में उत्सुकता होगी। विंसेंट कहते हैं नहीं, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। पर बात शुरू हो जाती है और वो बात औरतों, रंगों, समाज, शराब, आवासों, तमाम जगह जाती है। बहुत सुंदर प्रसंग है। पर मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब इशारा कर रहे हैं कि समय बहुत बीत रहा है, थोड़ा सा तो पढ़ ही सकता हूँ। देखिए, तुम्हें कोरबैन के स्टूडियो जैसी वाहियात जगह आने की जरूरत क्यों हुई? लॉथरेक ने पूछा। मेरे पास स्केच करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए ना। तुम्हारी क्या स्थिति है? काश मुझे पता होता। पिछले पूरे महीने मैं मोंटमार्त्रे के एक रंडी खाने में रहा, लड़कियों के पोर्ट्रेट बनाए। स्टूडियो में तो बच्चे काम करते हैं, मैं चाहूंगा उन्हें देखना। वाकई? हाँ, क्यों नहीं। अधिकांश लोग समझते हैं कि मैं पागल हूं क्योंकि मैं नाचने वालियों, विदूषकों और वेश्याओं के चित्र बनाता हूं, पर असली चरित्र तो वही मिलता है ना। मैं जानता हूं, मैंने द हेग में एक से शादी की थी। बहुत खूब, ये वैन गॉग परिवार तो कमाल का है। मैं तुम्हारे स्केच देख लूं? तुम सारे ले लो, मैं 4 बना चुका हूं। लॉथरेक ने कुछ देर स्केच देखकर कहा, तुम्हारी मेरी खूब पटेगी दोस्त, हम दोनों एक सा सोचते हैं। कोरबैन ने देखा इन्हें? नहीं, जब वो देखेगा तुम यहां से जा चुके होगे। मेरा मतलब जहां तक उसकी आलोचना का सवाल है। एक दिन वो मुझसे बोला, लॉथरेक तुम्हें बढ़ा चढ़ा कर चित्र बनाना भाता है, हमेशा तुम्हारे स्केच की हर पंक्ति अपने आप में एक पूरा चित्र होती है। और तुमने जवाब दिया होगा, ये श्रीमान कोरबैन चरित्र हैं, चित्र नहीं। कमाल का है, जरूर पढ़िए। देखिए साहब, भोजन हो, संगीत हो, साहित्य हो,
अगर आप उसके बारे में बात करते हुए दीवानों से ना हो जाएं तो फिर इनके होने के ज़्यादा मायने नहीं हैं। होश तो थोड़ा गंवाना पड़ता है। इन दिनों एक गाना है, हम बड़ा लूप में सुनते हैं यार, वो कौन सा पंजाबी गाना है, तेरा नशा नशा मेरी अक्खा विच है, बहुत प्यारा गाना है साहब। हैं और देखिए फिर तभी लगता है ना कि संगीत की अपनी भाषा होती है कि आपको वो भाषा कितनी समझ में आए ना आए, है ना। तो चाहे भोजपुरी हो चाहे पंजाबी, हमको बहुत कम समझ में आती है पर हम सुनते जरूर हैं। एक आखिरी किताब, बच्चों के लिए किताब इत्तेफाक से मिल गई। आए दफ्तर एक सहयोगी क्या रखी हुई थी, हालांकि फिर हमने अपनी टीम को कहा भी कि भैया बच्चों पर किताब बतानी चाहिए लगातार। ये हैचेट से किताब आई है, हिस्ट्री हंटर्स सीरीज है इनकी, चंद्रगुप्त मौर्य एंड द ग्रीक ऑन स्लॉट। ये श्रुति गरोडिया और अर्चना गरोडिया गुप्ता की लिखी किताब है। और इसमें जब वो प्रसंग है ना कि जब चंद्रगुप्त अपने मित्रों को ले जा रहे हैं और चाणक्य अपनी गुफा से बाहर आ रहे हैं, तो बच्चों को रोमांच महसूस करना बड़ा ज़रूरी है। और वो रोमांच किसी ब्लैक मिरर से निसरत नहीं होना चाहिए, किसी टीवी से, किसी मोबाइल से, किसी आईपैड से ना आ रहा हो। शब्दों के ज़रिए वो अपने दृश्य बुने। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे और आपके घरों के बच्चे किताबें पढ़ें, फिक्शन पढ़ें खूब सारा। ये हमारी आज की फुर्सत की सलाह है। देख लेता हूँ सब चीज़ें पूरी हो गई, अब हम भी फ़िलहाल के लिए पूरे होते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें। उम्मीद है अगले हफ्ते फिर सियासत के बहाने खूब सारी बातें होंगी। शुक्रिया।